Hello friends, welcome to A1 IS. My name is Pranav Singh and today we'll discuss another important article in fundamental rights, Article 20. कल आपने देखा होगा हमने एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल डिस्कस किया, आर्टिकल 19। तो ये जो हमारा सीरीज आ रहा, हर दिन हम एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल को डिस्कस करेंगे। पहले फंडामेंटल राइट्स के फ्रॉम आर्टिकल 12 टू 35 वी विल डिस्कस। उसके बाद हम कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल डीपीएसपी के पढ़ेंगे, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स के जो आर्टिकल्स होते हैं थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है, यहाँ से क्वेश्चंस भी बहुत ज़्यादा आते हैं। तो जब आप एक एक आर्टिकल को पढ़िएगा, एंड आर्टिकल जो मैं देख रहा हूँ पढ़ा रहा हूँ उसको बहुत ब्रीफली पढ़ा रहा था। जैसे कल की बात करें तो आर्टिकल 19 हमने पढ़ा, तो ऑल 6 इंपॉर्टेंट फ्रीडम्स की जो बात की गई है ऑन आर्टिकल 19(1) क्लॉज ए में, बी में, सी में। साथ में हमने इंपॉर्टेंट रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस दिया। और जब ये डिस्कशन कर रहे थे तो साथ में इंपॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट बहुत अच्छे से हमें इंटरप्रिटेशन करता है, बहुत अच्छे से समझाया जा सकता है कि आर्टिकल किस चीज़ की बात करें। तो साथ में आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी देख रहे होंगे, उसके भी वीडियोस हमेशा आते हैं, उसको भी साथ में प्रैक्टिस कीजिए, वहाँ से भी सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो आज हम आर्टिकल 20 पढ़ेंगे। आर्टिकल 20 इज अनदर इंपॉर्टेंट आर्टिकल इन फंडामेंटल राइट्स। जब हम आर्टिकल 20 की बात करते हैं, इट प्रोवाइड्स द लीगल असिस्टेंस, एक लीगल प्रोविजन दिया जाता है जो कोई आर्बिट्ररी फंक्शंस को रोका जा सके। अब इस आर्टिकल में कुछ इंपॉर्टेंट क्लॉज है, जैसे क्लॉज 1, क्लॉज 2, क्लॉज 3। 3 इंपॉर्टेंट क्लॉज है, हर क्लॉज का एक अपना इंपॉर्टेंस है, एंड एवरी क्लॉज गिव द प्रोविजन टू प्रोटेक्ट द सिटीजन रिगार्डिंग द लीगल। अगर लीगल कोई अब कन्विक्शन एक्यूज की बात होती है तो यहाँ पे आर्टिकल 20 प्ले क्रिटिकल रोल। तो हम हर आर्टिकल 20 के क्लॉज को पढ़ेंगे, साथ में कुछ इंपॉर्टेंट सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, आर्टिकल 20 क्लॉज 1 की हम बात करते हैं। इन दिस आर्टिकल 20 इट प्रोवाइड्स द लॉ विच एक्सपेक्ट This Article 21 Clause 1, 20 Clause 1 provides retroactive laws are prohibited or prohibited, or we can say no ex post facto laws। अब हम समझेंगे क्यों ऐसा चीज बोला गया। तो बेसिकली ये एक तरीके से प्रोविजन दिया जा रहा है रिगार्डिंग द कन्विक्शन और ऑफेंसेस टू एवरी सिटीजन, उसको प्रोहिबिट किया जा रहा है। हम जब रेट्रोस्पेक्टिव की बात कर रहे हैं तो इट मींस दैट अगर आपको एक कानून आया है, आप उस समय आप कन्विक्टेड है या आप पनिश करने की जा रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है उस समय कानून क्या कह रहा है, और आप जब कन्विक्टेड हो गए या पनिश हो गए उसके बाद कानून क्या कह रहा है। लॉ कभी भी आ सकता है, लॉ में चेंजेस होते रहता है, तो इस चीज को भी बड़ा ध्यान दिया जाता है। जैसे डाउरी एक्ट आया, डाउरी एक्ट में क्या बताया गया, उससे पहले आपने डाउरी को लेकर कोई इंपॉर्टेंट कुछ आपने वो काम किया, तो ये नहीं है कि डाउरी एक्ट आने के बाद अगर कोई ऐसे विक्टिम्स हो या ऐसे कोई कोई एक्यूज हो, उस पर वो चार्जेस फिर से लग जाएंगे। तो कहने का मतलब जब भी हम स्टैट्यूटरी लॉ की बात करें, कभी भी हम क्रिमिनल लॉ की बात करें, वो रेट्रोस्पेक्टिवली नहीं लग सकता है। बहुत सारे कानून होते हैं जो नॉर्मल लीगल लेजिस्लेटिव कानून होते हैं, वो रेट्रोस्पेक्टिवली कानून एक्टिवेट रहते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है आर्टिकल क्लॉज 21, क्लॉज आर्टिकल 20 क्लॉज 1, वेरी इंपॉर्टेंट। तो इट प्रोविड्स द रेट्रोएक्टिव लॉज आर प्रोविडेड और नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉज। तो वही चीज कह रहा है कि अगर कोई लॉज आता है, उस समय क्या ऑफेंसेस हुआ है, उस समय क्या कन्विक्शन हुआ, उस हिसाब से उसे सजा मिलेगी या उसे पनिश किया जाएगा, लेकिन आप रेट्रोस्पेक्टिवली नहीं लगाया जा सकता। तो दिस आर्टिकल वेरी इंपॉर्टेंट, और एक तरीके से आपको लीगल सेफगार्ड दिया जा रहा अगेंस्ट द रेट्रोस्पेक्टिव लॉज। लीगल सेफगार्ड, लीगल सेफगार्ड अगेंस्ट रेट्रोएक्टिव लॉज, वेरी इंपॉर्टेंट है ये आर्टिकल 20 क्लॉज 1। इसको आप हमेशा याद रखिएगा, एक्स पोस्ट फैक्टो लॉज। इसलिए मैंने आपको डाउरी प्रोविजन एक्ट से आपको इस चीज को समझाया कि डाउरी क्या उस समय बोलती है और आने वाले समय में क्या इसमें चेंजेस आए।
तो ये क्रिमिनल लॉज की बात की जा रही है, ना कि स्टैट्यूटरी लॉ को लेकर और या ऑर्डिनरी लॉज को लेकर। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन वी टॉक अबाउट दिस आर्टिकल 20 क्लॉज 1। अब हम आर्टिकल 20 क्लॉज 2 की बात करते हैं। This article helps to understand the no double jeopardy। तो कहने का मतलब नो वन कैन पनिश्ड ट्वाइस रिगार्डिंग द सेम ऑफेंस। नो वन कैन पनिश्ड ट्वाइस रिगार्डिंग द सेम ऑफेंस। अगर आपने एक कोई गुनाह किया, मान के चलिए मैंने कोई एक गुनाह किया, फिर वो गुनाह के लिए मुझे सजा मिल गया जाता, फिर सजा में बाई चांस कुछ चेंज होता है या कुछ लॉज में चेंज होता है, तो उस सजा को लेकर फिर से हमें कोई पनिश नहीं किया जा सकता। तो फॉर दैट रीजन अगर आप कोई ऑफेंस करते हैं, अगर यहाँ पे ऑफेंस करते हैं और दूसरा सिटीज में ऑफेंस करते हैं, उस ऑफेंस को दोनों को एक जगह फाइल किया जाएगा और आपको उसके लिए एक सजा मिलेगा। इसका मतलब नहीं इस सिटीज में आपको सजा मिले और फिर अगले सिटीज में भी वहां पे भी लॉज है, कंप्लेन है आपके खिलाफ, वहां पे ट्रायल चल रहा है, तो वहां भी सजा मिलेगा। तो एक ऑफेंस के लिए आपको 2 बार पनिशमेंट नहीं मिल सकता है। फॉर दैट रीजन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल 20 क्लॉज 2, जहां पे नो डबल जियोपार्डी की बात किया। इसका मतलब होता है नॉट पनिश्ड ट्वाइस, not punished twice for same offense। वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल अगेन इन द 20, जहां पे हम प्रोविजन की बात करते हैं फॉर द कन्विक्शन ऑफ द ऑफेंसेस। वेरी इंपॉर्टेंट, जहां पे 21 है। जैसे आप फंडामेंटल राइट्स अब भी पढ़ रहे होंगे, फंडामेंटल राइट्स आपने पढ़ा होगा बहुत अच्छे से। आर्टिकल 13 जैसे हमने बात करते हैं, आर्टिकल 13 क्या है? आर्टिकल 13 ये कहता है द लॉज इनकंसिस्टेंट विथ फंडामेंटल राइट्स। द लॉज इनकंसिस्टेंट विथ फंडामेंटल राइट्स। तो कोई भी लॉज हो, प्री कॉन्स्टिट्यूशन से पहले की हो या पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन की बात हो, कोई भी लॉ फंडामेंटल राइट के साथ इनकंसिस्टेंट होगा तो आप हमेशा फंडामेंटल राइट्स को प्रिवेल करेंगे, अपर करेंगे। वो लॉज एक तरीके से नल एंड वॉइड हो जाएगा, उस लॉ का या कोई प्रोविजन नल एंड वॉइड हो जाएगा। तो फॉर दैट रीजन एनी लॉ, अब कोई भी लॉ आएगा, इट डायरेक्टली विल बी कॉन्फ्लिक्ट, लॉज डायरेक्टली कॉन्फ्लिक्ट विथ फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स। और इस चीज को चेक कौन करेगा? जुडिशरी चेक करेगी। इसको कौन चेक करेगा कि लॉ इनकंसिस्टेंट है कि नहीं फंडामेंटल राइट्स का? तो यहाँ पे जुडिशियल रिव्यू होगा, जुडिशियल स्क्रूटनिंग होगा। तो कहने का मतलब कोई भी लॉ आए, प्री कॉन्स्टिट्यूशन हो या पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन, वो फंडामेंटल राइट्स के साथ क्लैश होगा ही, इनकंसिस्टेंट होगा ही। ये देखा ही गया है। अगर हम प्री कॉन्स्टिट्यूशन की सेडेशन लॉ की बात करें, उसके कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस है, वो फंडामेंटल राइट्स के साथ क्लैश कर रहा है, तो उसको कौन चेक करेगा? जुडिशरी चेक करेगा। एंड दैट टाइम ऑलवेज फंडामेंटल राइट्स विल प्रिवेल। तो कहने का मतलब इट दिस आर्टिकल 13 चेक द आर्बिट्ररीनेस ऑफ स्टेट। तो स्टेट को जो चेक कर रहा है थ्रू दिस आर्टिकल 13। जैसे मानकर चलिए एनआरसी आया, सिटीजनशिप एक्ट आया, यहां तक ट्रिपल तलाक आया, अगेन कोई लॉ आएगा, उसको चेक किया जाएगा कि फंडामेंटल राइट्स के साथ इनकंसिस्टेंट है कि नहीं। और ये हमेशा देखा गया है, कोई भी राइट्स आएगा तो फंडामेंटल राइट्स के साथ इनकंसिस्टेंट हो ही रहा है। उसको अब चेक कौन करेगा? जुडिशरी चेक करेगी। जैसे उस समय केस था प्रॉपर्टी को लेकर, जमींदारी सिस्टम आया आफ्टर द इंडिपेंडेंस। आफ्टर द इंडिपेंडेंस एग्रीरियन रिफॉर्म्स लाया गया फ्रॉम द फर्स्ट, जो पंडित नेहरू की गवर्नमेंट थी, उन्होंने एग्रीरियन रिफॉर्म्स लाया। अब उसमें एक तरीके से जमींदारी एबॉलिश करने की बात की गई। अब वो कोई लॉ आएगा, वो फंडामेंटल राइट के साथ क्लैश होगा, जिसके कारण सारे लोग पहुंच गए कि हमारा राइट टू प्रॉपर्टी और फंडामेंटल राइट्स का हनन है, रिट्स को लेकर दाखिल कर दिया जाए। तो ये तो हमेशा देखा गया। फॉर दैट रीजन ऑल्सो शेड्यूल 9 लाया गया। आपने ये सारे चीज पढ़ा होगा। तो आर्टिकल 13 इज वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल टू चेक द स्टेट। एंड व्हेन इन दिस आर्टिकल ये कहा गया एनी लॉज इनकंसिस्टेंट विद द फंडामेंटल राइट्स, द फंडामेंटल राइट्स प्रिवेल। इसी में आपने कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्ट्रिन पढ़ा होगा, डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स, डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स और डॉक्ट्रिन ऑफ सिवरियबिलिटी,
तो वेरी इंपॉर्टेंट है, एक थिन लाइन ऑफ डिफरेंस है लॉज और फंडामेंटल राइट्स का, कि कैसे आर्बिट्ररी होगा, जुडिशरी अगेन प्ले इंपॉर्टेंट रोल। तो जब ऐसे करके चीजें को पढ़िएगा आपको बड़ा आसानी से लगेगा। तो नाउ हम आर्टिकल 20 पढ़ रहे थे। आर्टिकल 20 में क्या कहा गया? क्लॉज 1 में ex post facto laws, retrospective, no retrospective laws और no ex post facto laws। आप किस समय जो क्राइम ऑफेंस किए उसी समय की बात की जाएगी, रेट्रोस्पेक्टिवली कोई लॉज आप पे नहीं लागू होगा। एंड वी टॉकिंग अबाउट द क्रिमिनल लॉज, क्रिमिनल लॉज। ठीक, हम आर्टिकल 22 क्लॉज 2 की बात कर रहे हैं। नो डबल जीओपर्डी, मतलब आपको एक ऑफेंस के लिए 2 बार पनिश नहीं किया जाएगा। मतलब ये नहीं कि आप 4 बार मर्डर किए तो आपको 4 बार फांसी लगा दिया जाएगा। तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट, जहां पे आपको अगेन लीगल सेफ गार्ड दिया जा रहा फ्रॉम द रेट्रोस्पेक्टिव लॉज को लेकर, डबल जीओपार्डी को लेकर। और लास्ट में जो हमें पढ़ना है आर्टिकल 20 सब क्लॉज 20 क्लॉज 3, आर्टिकल 20 क्लॉज 3। अब इस आर्टिकल में क्या बोला गया है हमें वो चीज समझना है। प्रोविजन अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज हो जाता है। दिस राइट टू प्रिस्क्यूड इनोसेंट, कहने का मतलब आप अपने खिलाफ कोई चीज धारा और कोई अपने खिलाफ गवाही देने की नहीं दे सकते हैं। सेल्फ इंक्रिमिनेशन की बात कर रहा है। द राइट टू बी प्रिज्यूम इनोसेंट, जब तक आप इज्यूम किया जा सकता है कि आप इनोसेंट हैं, जब तक आपको गिल्टी प्रूव नहीं कर दिया जाता। तो अगेन दिस राइट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक तरीके से अगेन आपको सेफ गार्ड दिया जा रहा है। नो पूर पुलिस फोर्सेस या नो एनी पुलिस फोर्स आपको प्रेशर दिया जाएगा कि आप गवाही दे, आप वहां पे साइलेंट भी रह सकते हैं। जैसे आप देखे होंगे जब पुलिस कस्टडी में आपके साथ इंटरोगेट किया जाता है, अब वहां पे जो बयान दिया जाता है वो परमिसेबल नहीं होता है कोर्ट में। कोर्ट में वही परमिसेबल होगा जब आप जुडिशरी के सामने या कोर्ट के सामने जो चीज आप बोलेंगे, अगर आप वहां पे एक्सेप्ट कर लेते हैं। लेकिन जो पुलिस कस्टडी में जिस आपके साथ जो होता है, दे ट्राई टू फाइंड एविडेंस, उस एविडेंस को वो वहां पे रखेंगे और उसके बाद आपको प्रूव किया जाएगा कि आप गिल्टी है या इनोसेंट है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जिस आर्टिकल में बात किया गया, प्रोविजन अगेंस्ट द सेल्फ इंक्रिमिनेशन। एक तरीके से आप अगेन विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ, witness compelled to be witness against himself। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। ये आर्टिकल अभी भी न्यूज में रहा था लेटेस्ट। अगर हम बात करें, सीबीआई दिल्ली गवर्नमेंट में एक इंपॉर्टेंट स्कैम हुआ था। इससे पहले जो दिल्ली गवर्नमेंट थी आपके अंडर, वहां पे एक इंपॉर्टेंट लीकर स्कैम हुआ था, जिसको लेकर मनीष सिसोदिया को एक अरेस्ट किया गया। सीबीआई कोर्ट पहुंच गई और उन्होंने ये कहा कि मनीष सिसोदिया नॉट कोऑपरेटिंग, वो कोऑपरेट नहीं कर रहे टू फाइंड द एविडेंस। तब वहां पे कोर्ट ने कहा कि उनके पास आर्टिकल 20 क्लॉज 3 का सेल्फ इंक्रिमिनेशन वाला राइट्स है। वी कैन नॉट कर्टेल दिस राइट, ये फंडामेंटल राइट्स है। आप पुलिस के साथ कोऑपरेट करें या ना करें, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट केस आए जहां पे आपने देखा होगा कि इसके पैरामीटर्स और इसको स्कोप को बढ़ाया गया। जैसे थंब इंप्रेशन लेना, सिग्नेचर लेना, फोटोग्राफ लेना, डीएनए सैंपल्स लेना, दिस ऑल आर द कम्स अंडर द आर्टिकल 3। लेकिन देयर इज नो वायलेशन ऑफ आर्टिकल 20 क्लॉज 3। अगर आपके साथ हमेशा थंब इंप्रेशन फोटोग्राफ्स लिया जाता है, देयर इज नो एनी वायलेशन ऑफ आर्टिकल 20 सब क्लॉज 3। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक इंपॉर्टेंट केस में कहा। अगर हम मानकर चलते हैं, दूसरा एग्जांपल, नार्को टेस्ट होता है। नार्को टेस्ट इज अनदर इंपॉर्टेंट टू फाइंड द एविडेंस। अब उसके बहस में आप एविडेंस फाइंड कर सकते हैं और किसी भी एक्यूज को गिल्टी प्रूव कर सकते हैं। लेकिन नार्को टेस्ट में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि जो एक्यूज्ड हैं उनका कंसेंट बहुत जरूरी है। एंड व्हेन द कंसेंट गिवन बाय द एक्यूज्ड, देयर इज नो वायलेशन ऑफ अगेन आर्टिकल 20 क्लॉज 3। तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट आर्टिकल इन फंडामेंटल राइट, जिसको हम बात कर रहे हैं 20 क्लॉज 3, जहां पर प्रोविजन अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन है। आप अपने बोल सकते हैं कि आप अपना एक विटनेस अपने देने से आपको रोका जा सकता है, या आप बोल सकते हैं कि हम अपना विटनेस नहीं देंगे। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जहां पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज निकल कर आया था फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट, जहां पे थंब, डीएनए, फिंगरप्रिंटिंग की हम बात कर रहे हैं। डीएनए सैंपल्स की अगर हम बात करें,
और यूरिन सैंपल की बात करें, ये सारा जस्टिसेबल है, दे आर नॉट वायलेटिंग द फंडामेंटल राइट्स 20 क्लॉज 3। तो अंडर आर्टिकल 20 तीन क्लॉज हमने पढ़ा है। फर्स्ट, रेट्रो एक्टिव लॉस को प्रोहिबिट करना, और वी कैन से एक्स पोस्ट फैक्टो लॉज। दूसरा, नो डबल जियोपार्डी, एंड थर्ड, नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन। So this is the important summary of Article 20. Summary of Article 20. Article 20 कहता है protection in the respect of, protection in respect of conviction और ऑफेंसेस। जो हमने हर क्लॉज को समझा, पहला क्लॉज, दूसरा क्लॉज एंड थर्ड क्लॉज, और कुछ इंपॉर्टेंट केसेस को ध्यान में रखा। तो ये बेसिक आर्टिकल है, ऐसे हर आर्टिकल को आपको पढ़ना, जैसे हमने कल 19 पढ़ा, जैसे 20 पढ़ा। ये तीन चीज को आप याद रखिएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा टू सॉल्व एनी एमसीक्यू क्वेश्चंस, और इसको लेकर कोई भी सवाल आता है। और हमने थोड़ा सा आर्टिकल 13 को भी समझा। इन किसी भी क्लास एक वीडियो में हम आर्टिकल 13 को कंप्लीट पढ़ेंगे, जहां सारे डॉक्ट्रिन को अच्छे से एक्सप्लेन करके ब्रीफली पढ़ेंगे। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फंडामेंटल राइट्स। अच्छे से उसको समझिए, वीडियो को देखिए और ट्राई टू सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। जब तक आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं बनाएंगे, आपको समझ में नहीं आएगा कि वो टॉपिक्स को, वो सब्जेक्ट को आप अच्छे से समझे कि नहीं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन गिव द आइडिया कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्या पढ़ना है आपको, कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है, ये सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही समझ में आ सकता है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखिए। ये बेसिक चीज है जो बहुत मैक्सिमम ऑफ द स्टूडेंट जो बहुत क्लोज जाते हैं पर सिलेक्शन नहीं होता, ये चीज, जो बेसिक चीज को मिस करते हैं, एंड वेरी हार्ड हो जाता है उनके लिए प्रीलिम्स को क्लियर करना, क्योंकि प्रीलिम्स का सिलेबस बहुत बड़ा रहता है। इसके लिए मैं हमेशा कहता हूँ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को बस सॉल्व कीजिए। और हमारे बहुत सारे वीडियोस होंगे प्लेलिस्ट में रिगार्डिंग द इंडियन पॉलिटी। हमने लगभग 20 टॉपिक्स को कवर किया है इन द प्रीवियस ईयर प्लेलिस्ट, आप जाकर देख सकते हैं, और बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को समझा भी है। तो ट्राई टू सॉल्व प्रीवियस ईयर, और साथ में आप ये कंसेप्चुअल चीज़ों को पढ़ें, क्योंकि हम हर वीडियोज़ में हर इंपॉर्टेंट आर्टिकल को समझा रहे हैं। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अच्छे से पढ़िए। थैंक यू।